Good morning, students. Welcome back in SST class. So we saw in the second part of the video कि amongst the crafts associated with the temples on the making of bronze images was the most distinctive. Chola bronze images are considered amongst the finest in the world. तो हमने क्या देखा कि चोला के जो रूल थे उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन किया, बहुत so many images they made, though those who have the from the bronze के बने हुए होते थे सारे images, तो distinctive होते हैं। और ये जो थे all images are not famous in the चोला रीजन में ही फेमस नहीं थे, बल्कि क्या थे, वाइल दे आर दे वेर वेरी फेमस इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में ये प्रसिद्ध थे। द चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर अमंग्स द फाइनेस्ट, सबसे ज़्यादा पूरे दुनिया में फाइनेस्ट आर्ट के नाम से ये चोला की जो इमेजेस थे, ये ब्रॉन्ज की, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो सो द वाइल मोस्ट इमेजेस वेयर ऑफ द डेटीज, कुछ जो जबकि जो इमेजेस थी वो किसकी थी, देवी देवताओं की बनी हुई इमेजेस होती थी, और कुछ इनकी जो डिवोटीज थे, जो भक्त लोग थे, उनकी भी इसमें इमेजेस, ये लोग दे वेयर मेड द as well as devotees images in that period. Now students, we are going to the next point of this chapter, agriculture and irrigation. अब हम देखेंगे, we will see in the Cholas period कि agriculture how is developed the agriculture and irrigation. अब agriculture मतलब कृषि and irrigation मतलब आपकी सिंचाई. Many of the achievement of the Cholas were made possible through new developments in agri. तो सबसे ज़्यादा जो new development किए Cholas period चोलास रूल में, वो डेवलपमेंट हुए थे इन एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा उन्होंने एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा डेवलप किया। लुक एट द मैप टू स्टूडेंट, सी दिस मैप, दिस इज द चोलास region, this is the this region is Cholas region, that Kaveri river also be flow. See students, there this is the Chola region, it is controlled over the साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो है इनका जो रीजन था, ये कहाँ था, साउथ वाला जो पार्ट है, इन्होंने इस पर जो है अपना रूल किया था। अब कावेरी रिवर इज लुकिंग हियर, यहाँ पर जो है वो कौन सी रिवर दिख रही है आपको, कावेरी रिवर, हियर इज द कावेरी रिवर। So notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले जो कावेरी रिवर्स थी, उसके कुछ जो है चोलास रूल में कुछ चैनल्स बने हुए थे, अलग अलग उसको वो डिवाइड होती थी, अलग अलग रीजन में, अलग अलग जग प्लेसेस में वो बहुत सारे उसके चैनल्स बने थे। दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली, तो ये जो चैनल्स होते थे जिसमें पानी, कावेरी नदी का ही पानी जाता था, और वो बिफोर द इनटू द गोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले इसके जो अलग अलग चैनल्स बने हुए थे, तो उनमें से जो इन चैनल्स में से जो पानी होता था, वो क्या होता था, कंटिन्यू फ्रिक्वेंटली जो है ओवरफ्लो होता था, यानी फ्रिक्वेंटली मीन्स लगातार, कंटिन्यू ओवरफ्लो होता था, यानी ऊपर से बहने लगता था, जो डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक। तो इसके कारण जो था, फॉर दिस रीजन तो फर्टाइल सॉइल इज कलेक्टेड द बैंक ऑफ कावेरी। तो जो कावेरी नदी का जो पानी था, इन जो अलग अलग उसके क्या चैनल्स बने हुए थे, इन चैनल से जब वो पानी ओवरफ्लो होता था, तो ओवरफ्लो होने के कारण जो इसके बैंक में जो किनारे पे है जो फर्टाइल सॉइल क्या होती थी, कलेक्ट होती थी। तो ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ दिस रीजन इज वेरी फर्टाइल लैंड, तो जो वहाँ जो है एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छे से डेवलप था। वाटर फ्रॉम द चैनल्स आल्सो प्रोवाइड्स द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर द एग्रीकल्चर। तो ये जो चैनल्स होते थे, जब कंटिन्यूस फ्रिक्वेंटली जब पानी ओवरफ्लो होगा, और जब बैंक में किनारे पे जब फर्टाइल सॉइल कलेक्ट होगी, तो वहाँ पर मॉइस्चर भी होगा, मॉइस्चर यानी नमी होगी वहाँ पर। तो दिस इज द बेस्ट
बेस्ट फॉर द एग्रीकल्चर। और जब मॉइस्चर जमीन होगी, गीली जमीन होगी, तो एग्रीकल्चर के लिए इट वाज द बेस्ट लैंड फॉर द एग्रीकल्चर। तो पर्टिकुलरली द कल्टीवेशन, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कल्टीवेशन किया जाने लगा वो था राइस का कल्टीवेशन। राइस का सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन किया जाने लगा। ऑल दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, दूसरे भी जो है पार्ट थे तमिलनाडु के, वहाँ पर पहले से ही एग्रीकल्चर क्या था, डेवलप था। अदर जो क्षेत्र थे तमिलनाडु के, वहाँ पे पहले से ही एग्रीकल्चर डेवलप था। इट वाज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वाज ओपन अप फॉर द लार्ज स्केल कल्टीवेशन। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो यहाँ जो है 5th और 6th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल में कल्टीवेशन होने लगा। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड टू सम रीजन्स, लैंड हैड टू बी लेवल्ड इनटू अदर एरिया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वी आर लुकिंग हियर कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट थे, कुछ जो जंगल्स थे, डेंस जो फॉरेस्ट थे, उनको अभी अलग अलग रीजन बनाने के लिए, रहने के लिए, लोगों के लिए क्या किया, यहाँ पर का जो लैंड है वो रहने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए उस एरिया को क्या किया, लेवल किया गया, यानी समान बनाया गया उस रीजन को। इन द Delta region, embankment had to be built to prevent flooding, and canals had to be constructed to कैरी वाटर टू द फील्ड से। तो इन्होंने कंस्ट्रक्टेड की थी कैनल्स, यानी नहरों का भी निर्माण किया था, ताकि जो है ये जो नहरें हैं वो क्या कर सके, पानी को कैरी कर सके, किसके लिए, ज़मीन में जहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है वहाँ पर पानी को क्या किया जा सके, पास किया जा सके। इन मैनी एरियाज टू क्रॉप्स वेयर ग्रो इन, तो कई जगहों पर इस रीजन में कई प्लेसेस एरियाज ऐसे थे जहाँ पर 2 बार क्या की जाती थी, क्रॉप्स को दे ग्रो इन अ ईयर, एक साल में 2 बार क्रॉप्स ली जाती थी। इन मेनी एरियाज इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, कुछ जगहों पर जो है आर्टिफिशियल तरीके से वाटर जो है वो एग्रीकल्चर के लिए लिया जाता था। ए वेराइटी ऑफ मेथड वेयर यूज्ड फॉर इरिगेशन, अलग अलग तरीके, जो वेराइटी ऑफ मेथड जो है यूज़ होती थी सिंचाई करने के लिए, यानी खेती को पानी देने के लिए अलग अलग मेथड इसमें यूज। इन सम एरियाज वेल वेयर डग, कुछ जो एरियाज थे वहाँ पर कुएं खोदे गए। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक, कुछ जो प्लेसेस थे बड़े बड़े, वहाँ पर टैंक बना कंस्ट्रक्टेड किया, तो कलेक्ट करते थे रेन वाटर को। जब रेन वाटर आती थी उस समय ये जो ह्यूज टैंक्स थे, जो बड़े जो टैंक्स थे, उसमें क्या होता था, they were collected the water फ्रॉम द रेन, जो बारिश आती थी उसका पानी उस ह्यूज टैंक में कलेक्ट होता था। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग्स, organizing labor and the resources, maintaining these works and the deciding on how water is to be shared. Most of the new rulers as well as peoples living in village took an active interest in this एक्टिविटीज़। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो सारा जो इरिगेशन के लिए डिफरेंट वेज ऑफ यूज फॉर इरिगेशन, एंड दे कंस्ट्रक्टेड टू द वेल्स एंड द ह्यूज टैंक्स फॉर द कलेक्टिंग फॉर द रेन वाटर, बट यू हैव टू रिमेंबर एवरीवन कि दिस इज़ द वर्क रिक्वायर्स फॉर द प्लानिंग। ये सारा जो वर्क होता था वो विदाउट प्लानिंग के इट विल बी नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई दे फर्स्ट रिक्वायर्स द प्लानिंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग वर्क लेबर्स भी लगते थे इन सारी चीज़ों को करने के लिए, और बहुत सारा मेंटेनेंस भी लगता था इनके लिए। तो द मोस्ट ऑफ द न्यू जो रूलर्स होते थे एज वेल एज पीपल्स लिविंग इन विलेज टू गेट एक्टिव इंटरेस्ट इन दिस। इस टाइप की अगर एक्टिविटीज़ होती थी, कुएँ खोदना होते थे या टैंक्स बनाने होते थे, तो गाँव के जो लोग होते थे, विलेज के लोग भी इसमें एक्टिव। तो ये अदर्स लोग जो थे वो भी क्या होते थे, एक्टिवली, जो दूसरे रूलर्स होते थे वो भी इन सारी चीज़ों में क्या करते थे, एक्टिवली पार्ट लेते थे। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट
ऑफ दिस चैप्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, शासन कैसा था वहाँ के एम्पायर का हम देखेंगे। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज्ड सेटलमेंट ऑफ द पीजेंट्स नोन एज उर। अब ये जो सेटलमेंट जो था, सेटलमेंट यानी बसना किसका, पीजेंट्स का। पीजेंट्स होते थे मतलब जो किसान लोग होते थे उनको बोला जाता था उर। दिस इज कॉल्ड उर। बिकम्स प्रॉस्पेरस विद द स्प्रीड ऑफ इरिगेशंस एग्रीकल्चर्स। तो इनका जो सपोर्ट होता था वो किस में होता था, इनका जो एग्रीकल्चर्स में भी सपोर्ट होता था और ये इरिगेशंस के लिए भी ये जो है प्रॉपर वर्क करते थे। तो द ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्ज यूनिट्स कॉल्ड नाडू। और जो लोगों का जो ग्रुप होता था, जो लार्ज विलेजेस का जो ग्रुप होता था, उस यूनिट्स को बोला गया है नाडू। ठीक है, जो पीजेंट्स थे उनको बोला गया है उर, और जो इन पीजेंट्स का जो ग्रुप होता था उसको बोला गया है नाडू। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस नाडू वर्ड एंड उर वर्ड। तो पीजेंट मैंने जो किसान होते थे उनको बोला गया उर, और इन जो गाँव के जो किसानों का ये जो ग्रुप है उस जो लार्जर यूनिट होती थी उसको बोला गया है नाडू। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। तो ये जो नाडू होते थे वो क्या करते थे, जो विलेज के द विलेज काउंसिल, जो विलेज के जो काउंसिल होते थे एंड द नाडू, विलेज के जो काउंसिल बने हुए जो काउंसिल होते थे, मेंबर्स होते थे, और ये जो नाडू होते थे वो क्या करते थे, सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव, वो कुछ जो है सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव का भी काम करते थे, शासन चलाने का भी और उसके फंक्शन को देखने का इंक्लूडिंग होता था, उसमें जस्टिस भी करना, न्याय भी करना एंड द कलेक्टिंग टैक्सेस आल्सो होते थे। जो विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म, जो विलेज के काउंसिल थे, काउंसिल मीन्स जो मंत्री होते थे, जो विलेज से के जो बोलना चाहिए एक प्रकार के मेंबर्स होते थे, और ये जो नाडू होते थे वो क्या करते थे, दे हैव परफॉर्म द सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव, वो कुछ जो है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो शासन करने के जो तरीके हैं, जो फंक्शन होते थे उसमें इंक्लूडिंग होता था जस्टिस करना, न्याय करना और टैक्सेस कलेक्टिंग करने का काम ये लोग करते थे। अब जो रिच पीजेंट ऑफ द वेला कास्ट, अब जो रिच पीजेंट्स थे, मतलब अगर हम नाडू को छोड़कर ये जो रिच किसान लोग जो थे, फार्मर्स जो लोग थे उनको बोला गया, उनकी कास्ट को बोला गया है वेला कास्ट। एंड द एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। तो ये जो थे, ये किसके इनका जो कंट्रोल होता था, ये नाडू के ऊपर कंट्रोल होता था, और ये जो है सेंट्रल जो चोला गवर्नमेंट को क्या करते थे, उनका सुपरविजन करते थे। द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ऑनर्स टाइटल लाइक। अब ये जो रिच जो पीजेंट्स थे, जो रिच किसान लोग थे, उन्होंने उनको जो चोलास जो किंग्स थे, उन्होंने उनको कुछ टाइटल्स, एक रिच लैंड ऑनर होने के कारण, मतलब ये लोग अत्यधिक धनवान और उनके पास अत्यधिक ज़मीन होती थी, इसलिए इनको रिच पीजेंट बोला गया है। तो इनको कुछ टाइटल से, जिस तरह से वुमेन द वेलन, इस प्रकार का एक टाइटल जो है, जो सर्विंग करता था 3 किंग्स को, तो इस तरह का जो है उनको टाइटल दिया जाता। फिर था है अरैयार, आप यानी अरैयार मीन्स चीफ फॉर द अरैयार टाइटल इज यूज्ड फॉर द चीफ होता था, जो प्रमुख होता था उसके लिए। तो एज द markers of the respects and the interested them with the important offices of the state as the center। तो इनके जो offices होते थे वो कहाँ होते थे, they have to established in the center of the at the state में। ये we will see कि which types of land given to the different works। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेलन वेगाई जो लैंड होती थी, इस लैंड ऑफ द नॉन ब्राह्मणास प्रेजेंट्स
which Velanmagai is land for the non-Brahmana. फिर ब्रह्मदेय जो होती थी लैंड इज गिफ्टेड टू द ब्राह्मणास. शलभ होगा जो लैंड होती थी वो इट इज मेंटेनेंस फॉर द स्कूल. फिर है देवदना इज द देवदना जो है वो होती थी लैंड इज गिफ्टेड टू द टेम्पल. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि देवदना 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 शलभ होगा, ब्रह्मदेव एंड वेलवेंगाई. तो वेलवेंगाई इज द नॉन ब्राह्मणा. ब्रह्मदेया इज लैंड गिफ्टेड टू द ब्राह्मणास. ये शलभ होगा is land for the maintenance of the school, and Devdana is the land gifted to the for the temple. And Valichandanam पाली चंदनम इज लैंड डोनेटेड टू द जैन के जो इंस्टीट्यूट होते थे उनको दी जाती थी. तो वी हैव ऑलरेडी सीन द ब्राह्मणास ऑफन रिसीव. जब ये ब्राह्मण क्या होते थे लैंड को जब रिसीव करते थे या ग्रांट उनको मिल जाती थी, जब बहुत सारे ब्राह्मण्स को इस प्रकार की लैंड गिफ्टेड होने लग गई और जब मिलने लग गई तो सो मेनी लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण्स आर सेटल्ड इमर्ज इन द कावेरी वैली के आसपास. बहुत सारे जो ये ब्राह्मण हैं उनका ग्रुप क्या होने लगा, बसने लगा इन द अदर पार्ट्स ऑफ द साउथ. दूसरे साउथ के पार्ट्स में भी ब्राह्मणों का बहुत सारा ग्रुप क्या हो गया, सेटल्ड हो गया. Now each Brahmadev was looked after by an assembly. ये जो ब्रह्मदेव थी वो उसको लुक आफ्टर किया था जाता था एक असेंबली के द्वारा या एक सभा के द्वारा, जिसके जो मेंबर्स जो लैंड होल्डर्स होते थे बहुत ही प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स होते थे. मतलब काम करने वाले एकदम एफिशिएंट ब्राह्मण, एकदम ऑनेस्ट रूप से काम करने वाले. एंड दीज असेंबलीज वर्क वेरी एफिशिएंटली. बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो असेंबली होती थी वो वर्क करती थी. देयर डिसीजन वेयर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शन. तो उनके जो डिसीजन लिए जाते थे दे वेयर टेकन द सम डिसीजन रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शन में हमको उसके रिकॉर्डेड जो है रिटन रिकॉर्डेड हमको डिटेल में मिलते हैं. ऑफर ऑन द स्टोन, या तो वो जो है कहाँ लिखे जाते थे, पत्थरों की दीवार, पत्थरों पर या फिर टेम्पल्स की वॉल पर लिखे जाते थे. एसोसिएशन ऑफ द ट्रेडर्स नोन एज नगरम. अब ये जो नगरम वर्ड्स केम हियर, ये जो नगरम वर्ड है तो नगरम मतलब नगर नहीं है, ये दिस इज नॉट अ नगर. एसोसिएशन ऑफ ये जो ट्रेडर्स होते थे, जो व्यापारी लोग होते थे, उनको क्या बोला गया है, नगरम. आल्सो occasionally performed administrative function in towns. तो ये जो क्या करते थे, ये भी परफॉर्म करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव का, शासन करने का काम. उस टाउन्स में अगर किसी प्रकार का काम होता था एडमिनिस्ट्रेटिव का तो ये नगरम क्या करते थे, उसमें परफॉर्म करते थे. इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलेपुर डिस्ट्रिक्ट. अब अगर हम इंस्क्रिप्शन हमको मिलता है कि उत्तर मेरूर से एक चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का. प्रोवाइड डिटेल ऑफ द वे इन द विच द सभा वर ऑर्गेनाइज. तो वो हमको डिटेल में हमको क्या मिलता है, इंस्क्रिप्शन मिलता है, रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलता है, रिटर्न डिटेल्स में मिलते हैं कि किस तरह से सभा होती थी, वो हाउ इट वॉज ऑर्गेनाइज, किस तरह से सभा वर्क करती थी, किस तरह से ऑर्गेनाइज होती थी. सभा हैड अ सेपरेट कमेटी. सभा की सेपरेट कमेटी होती थी. दोज हु लुक आफ्टर द इरिगेशन वर्क को लुक आफ्टर करने का काम, गार्डन को लुक आफ्टर करने का काम, टेम्पल्स को लुक आफ्टर करने का काम ये करती थी. तो नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू द मेंबर, तो एलिजिबल होगा मेंबर्स, वही एलिजिबल होता था जो इस कमेटी के जो मेंबर्स होते थे. हाउ दे सिलेक्टेड एंड हाउ दे बिकम द मेंबर ऑफ दिस कमेटी वेयर रिटर्न. तो उनके नाम जो है एक देयर The committee's members name were written on the small ticket of palm leaf. एक छोटी छोटी पाम की लीफ होती थी, वो टिकट के रूप में यूज की जाती थी और उस पर उनके नाम लिखते थे. एंड इट विल बी कलेक्टेड पुट इनटू अ, एक एम्प्टी बॉक्स होता था, खाली बॉक्स होता था, उसमें वो टिकट जो है उनके नाम के सहित डाली जाती थी. आफ्टर देन एक छोटा बच्चा जो है उस टिकट को वहां से टेकआउट करता था और जिसके नाम उस टिकट पे होते थे, दोज हु हैव बिकम द मेंबर ऑफ दिस कमेटी. इस तरह से मेंबर उस कमेटी का बन जाता था.
टैक्सेस जो है इंस्क्रिप्शंस एंड टैक्सेस मिलते हैं कि जो मेंबर होते थे कमिटीज के उनके लिए कुछ शर्तें होती थी कि दे शुड हैव देयर ओन होम्स, कि उनका खुद का घर होना चाहिए। फिर उसके बाद एज जो है 35 बिटवीन टू 35 टू 70 ईयर्स की एज होना चाहिए था। दे शुड हैव अ नॉलेज ऑफ द वेदास, उनको वेदास का जो 4 वेद है उनका नॉलेज होना चाहिए था। दे शुड बी वेल वर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर एंड ऑनेस्ट, ईमानदार भी होना चाहिए था और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव का वो जो नॉलेज है वो होना चाहिए था। इफ एनीवन हैज बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द लास्ट, यदि कोई लास्ट 3 ईयर से किसी दूसरे कमिटी का मेंबर है तो ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर, दूसरी कमेटी का वो मेंबर नहीं बन सकता। तो दिस टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एंड टैक्सेस वी हैव to found in the inscriptions. Inscriptions tells us about the kings and powerful men, and here is an uh, expert from the पेरिया पुराणम, 12th सेंचुरी का तमिल वर्क, एक का तमिल वर्क है जो ये हमको इंस्क्रिप्शन में बताता है कि विच इट इज परफॉर्म अबाउट द लाइफ्स ऑफ, इसमें केवल बड़े लोगों की लाइफ्स या पावरफुल मैन या पावरफुल किंग्स के बारे में ही नहीं बताता। अबाउट नॉट गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द पावरफुल मैन एंड किंग्स, इट इज गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ्स ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन की जो है ऑर्डिनरी पीपल्स की भी लाइफ्स को इस इंस्क्रिप्शन में शो करता है। तो यहाँ जो पेलियार्स थे, पेलियार्स, तो यहाँ पर एक ऑर्डिनरी बताया गया है। पुलियार्स जो थे, ए नेम यूज्ड अ सोशल ग्रुप कंसिडर्स आउटकास्ट, जो एक अलग कास्ट थी जिसको निचली जाति का बोला जाता था, जो क्या करती थी, जो मुर्गियां पालती थी या अदर दूसरे वर्क्स करते थे, तो इनको बोला जाता था। तो ये दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, यू कैन ओनली रीड दिस। तो आप इसको जो है इसको पढ़ेंगे ओनली। तो केवल हमको इंस्क्रिप्शन में केवल किंग्स अबाउट किंग्स एंड पावरफुल मैन के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि ऑर्डिनरी जो पीपल्स होते थे उनके बारे में भी हमको पता चलता। नाउ students, here is your history second chapter is finished. We will meet in the next video of the SST. Bye bye.